सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल में। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य की सफलता में आगे बढ़ने में वातावरण की अहम भूमिका होती है। यदि वातावरण पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, तो निश्चित तौर पर यदि हम उस वातावरण के संपर्क में रहते हैं तो हम भी एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन यदि वातावरण नकारात्मक है, वातावरण के अंदर उदासीनता है, तो ऐसी स्थिति में अच्छा इंसान भी उस वातावरण के प्रभाव में आने के कारण उस अच्छे इंसान की भी दिशा चेंज हो जाती है। और आपने ऐसा जिंदगी के अंदर कई बार देखा भी होगा। जो इंसान काफी अच्छा होता है, कई बार उसके यार दोस्त इस प्रकार के नेगेटिव होते हैं, ऐसा उदासीन वातावरण होता है कि उसके संपर्क में आने के कारण वो अच्छा इंसान भी अपनी दिशा को बदल लेता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वातावरण बदलने पर इंसान की दिशा और दशा चेंज होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी जब अपने वातावरण अर्थात माध्यम को बदलता है तो प्रकाश भी अपनी दिशा को बदल लेता है, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जी हां, आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम प्रकाश का अपवर्तन है। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? अपवर्तन के क्या क्या नियम है? अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं हैं? ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अतः अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले कि अपन इस टॉपिक की परिभाषा दें कि प्रकाश का अपवर्तन, जिसको अंग्रेजी के अंदर अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उससे पहले हमको दो शब्दों से परिचय होना आवश्यक है। और एक शब्द होता है विरल और एक शब्द होता है सघन। आपने कभी ये विरल और सघन शब्द को सुना भी होगा। छोटी कक्षाओं से ये टॉपिक आता है, इसलिए इनको सुना आपने अवश्य होगा। विरल माध्यम और सघन माध्यम, आखिरकार ये विरल माध्यम सघन माध्यम क्या होते हैं? तो इसकी इतनी सी परिभाषा है, जैसे नामों से पता चल रहा है, विरल का मतलब कोई कमजोर है और सघन का मतलब कोई ताकतवर है। तो यहां पर परिभाषा इसकी कमजोर और ताकतवर ये अपन एहसासित करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा क्या है? ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल या वेग, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल हो या प्रकाश का वेग, क्योंकि प्रकाश तरंग है तो सीधा चलता है, तो चाल बोलो चाहे वेग बोलो, दोनों ही प्रकाश के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल या वेग अधिक होती है उसे बोलते हैं प्रकाशीय विरल माध्यम। और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश के दौड़ने की रफ्तार, प्रकाश का वेग कम रहता है उसे अपन बोलते हैं सघन माध्यम। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम की परिभाषा ये होती है कि जिसमें प्रकाश आसानी से दौड़ता है, खूब तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है तो वो विरल माध्यम है। और जिसमें दौड़ने में प्रकाश को दिक्कत आती है, अर्थात उसकी चाल या वेग कम रहता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। तो सबसे पहले मैं यहां पर विरल माध्यम और सघन माध्यम की परिभाषा लिखना चाह रहा हूं कि इनकी परिभाषा क्या है, ताकि आप हमेशा इन दोनों परिभाषाओं से आपको नॉलेज रहे कि दोनों होते क्या है। तो विरल माध्यम परिभाषा, यदि प्रकाश की चाल माध्यम में अधिक है, यदि प्रकाश की चाल माध्यम में अधिक है तो उसे प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। तो उसे पूरा नाम होता है प्रकाशीय विरल माध्यम, शॉर्ट में विरल माध्यम बोलते हैं, तो उसे प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं। और इसके विपरीत परिभाषा, यदि प्रकाश की चाल माध्यम में कम है, दौड़ने में दिक्कत आए उसको, तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। चीजों को यदि अपन शुरुआत से और ढंग से कोई भी चीज को समझते हैं ना, तो कोई भी चीज कठिन नहीं है, पढ़ाई बहुत सरलतम है, बशर्ते कि चीजों को अपन ढंग से सीखते चले। तो यदि प्रकाश की चाल माध्यम में कम है तो उसे प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। तो उसे प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं।
प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। तो ये तो यहां पर इसकी परिभाषा मैंने लिखी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि प्रकाशीय सघन माध्यम और प्रकाशीय विरल माध्यम जो है, इसमें कौन सघन कौन विरल, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बताइए पानी सघन है या विरल है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, चलो सघन और विरल अपन समझ गए कि सघन और विरल की परिभाषाएं क्या है। यदि प्रकाश की चाल माध्यम अधिक है तो उस माध्यम को अपन प्रकाशीय विरल माध्यम कहते हैं, और यदि प्रकाश की चाल माध्यम में कम है तो उस माध्यम को प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। परिभाषा लिख दी। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि पानी कैसा है, विरल माध्यम है कि सघन माध्यम। अब कई तो बोलेंगे कि विरल है, कि पानी जो है आसानी से दबजिया है गुरुजी, तो ये तो विरल सा है। ऐसा कहीं तो यूं दबा दबा के देखते हैं कमजोर है कि ताकतवर है। तो यहां पर पानी जो है ये विरल में लेंगे कि सघन में लेंगे। तो देखो पानी जो है ये विरल भी है और पानी जो है वो सघन भी है। तो आप कहोगे फिर ये क्या मतलब हुआ कि जब दोनों एक तरह की बातें हैं तो फिर अपन कैसे डिसाइड करेंगे। तो याद रखना, ये जो विरल और सघनता की बात है ये आप डायरेक्ट किसी के लिए नहीं कह सकते कि कौन सघन है कौन विरल है। ये तुलनात्मक शब्द होता है। पानी की यदि बात करें तो पानी वायु की तुलना में सघन है, क्योंकि पानी में प्रकाश जो दौड़ता है तो वायु की तुलना में धीरे दौड़ता है, तो धीरे दौड़ता है तो क्या है, सघन है। लेकिन यही पानी हीरे की तुलना में बात करें तो हीरे की तुलना में, तो हीरे में प्रकाश दौड़ने में दिक्कत आती है तो कम दौड़ता है, और यदि अपन पानी के अंदर प्रकाश को दौड़े तो उसमें तेज दौड़ता है। तो यदि हीरा और पानी की बात करें तो ऐसी स्थिति के अंदर पानी विरल है और हीरा सघन है। लेकिन यदि इसी पानी की तुलना करें किससे, वायु से, तो वायु की तुलना में पानी क्या है, सघन है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि पानी विरल भी है और पानी सघन भी है। तो यहां पर मैं अगली बात आपको जो समझा रहा हूं कि ये जो सघनता और विरलता है ये तुलनात्मक शब्द है। जैसे कौन गरीब है कौन अमीर है आप नहीं कह सकते, अपन कभी भी ये अप्लाई नहीं कर सकते ये गरीब है या ये अमीर है। यदि अपन कई बार आप दैनिक जीवन में इन शब्दों को सुनते हैं या किसी के बारे में बोलते होंगे कि ये गरीब है अमीर है, इसका मतलब शब्दों का बोध नहीं है। दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है और कोई भी अमीर नहीं है। आप तुलनात्मक कह सकते हो कि कौन गरीब है कौन अमीर है। यदि आपके पास किसी दूसरे की तुलना में ज्यादा पैसे हैं तो आप उसकी तुलना में अमीर हो, लेकिन यदि आपके पास दूसरे की तुलना में कम पैसे हैं तो आप गरीब हो। अर्थात आप किसी की तुलना में अमीर हो और किसी की तुलना में गरीब हो। इसका मतलब जिस प्रकार से गरीबी और अमीरी तुलनात्मक शब्द है, ठीक उसी प्रकार से सघनता और विरलता भी तुलनात्मक शब्द है। पानी, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, पानी को यदि मैं वायु के साथ लेता हूं तो पानी में प्रकाश वायु की तुलना में धीरे दौड़ता है, तो पानी ऐसी स्थिति में सघन है और वायु ऐसी स्थिति में विरल है। लेकिन यदि बात करी थी, ये एग्जाम्पल नंबर पहला, लेकिन इसी पानी की मैंने तुलना कर रहा हूं किससे, हीरे के साथ। तो पानी या हीरे के साथ तुलना करें तो हीरे में प्रकाश को दौड़ने में दिक्कत आती है, तो हीरा जो है ये सघन है, और यही पानी जो है वो हीरे की तुलना में क्या हो गया, विरल, क्योंकि हीरे की तुलना में प्रकाश पानी के अंदर तेज दौड़ता है। तो यही पानी आप देखो सघन भी है और यही पानी विरल भी है। बस फर्क यह है कि पानी तेरी तुलना किसके साथ की जाती है, कि कोई भी इंसान अमीर भी है गरीब भी है, बस फर्क यह है कि आप तुलना किसके साथ कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सघनता और विरलता तुलनात्मक शब्द होता है। अपन डायरेक्ट सुंदरता और बदसूरत ये तुलनात्मक शब्द होता है, ये नहीं कह सकते कि सुंदर है कि बदसूरत है। किसी की तुलना में कोई सुंदर हो सकता है, किसी की तुलना में कोई बदसूरत हो सकता है, तुलनात्मक शब्द होते हैं। ठीक उसी प्रकार से गरीबी अमीरी तुलनात्मक शब्द है और सघनता और विरलता भी तुलनात्मक शब्द है। पानी सघन भी है कब, जब वायु के साथ तुलना कर रहे हो, और पानी विरल भी है कब, जब अपन हीरे के साथ तुलना कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद में आगे जो बात आती है, तो बात यहां पर यह आती है कि गुरुजी ये सघनता विरलता समझ ली, अब ये प्रकाश का अपवर्तन जो है ये क्या होता है। तो मैंने बताया था कि वातावरण बदलने पर इंसान का वातावरण, इंसान जिस वातावरण में रहता है उसका वातावरण जब बदल जाता है तो इंसान की दिशा भी बदल जाती है।
कई बार इंसान कमजोर होता है, गलत सोचता रहता है, लेकिन वातावरण अच्छा है तो सोच अच्छी हो जाती है, आगे बढ़ जाता है। तो जिस प्रकार से वातावरण बदलने पर, माध्यम बदलने पर दिशा बदलती है, ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी तेरा माध्यम बदलने पर तेरी दिशा बदल जाती है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो परिभाषा यही है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से, पहले मैं परिभाषा लिख रहा हूं फिर इसका चित्र से समझा रहा हूं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एंट्री करता है, एक माध्यम था पहले कोई एक वातावरण था, उससे दूसरे वातावरण में इंसान गया, प्रवेश करता है, तो पृथककारी पृष्ठ पर, पृथककारी का मतलब जो सतह इन दोनों माध्यमों को सेपरेट कर रही है, तो पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश मुड़ जाता है, प्रकाश मुड़ जाता है, उसकी दिशा बदल जाती है, मुड़ जाता है या ब्रैकेट में लिख दूं, दिशा बदल जाती है। बस इसी घटना का नाम, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात यहां पर यह आती है गुरुजी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है, प्रकाश अपने पथ से क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जो खुद का पथ होता है ना, तो अपने पथ से मुड़ जाता है या उसकी दिशा बदल जाती है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आप कहोगे कैसे, जरा देखिएगा, इसको मैं चित्र से समझा रहा हूं। यहां पर एक चित्र में, यहां एक चित्र में यहां पर बना रहा हूं। ये मैंने दो माध्यम है, माना ऊपर वाला अलग माध्यम है, नीचे वाला कुछ अलग माध्यम है। ये पहला माध्यम है और ये माध्यम नंबर दूसरा। ऐसे ही ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला पहला माध्यम है और लाइन के नीचे वाला दूसरा माध्यम। अभिलंब बनाना आपने पहले वाले वीडियो के अंदर जो प्रकाश और प्रकाश परावर्तन जो मैंने पढ़ाया था उसमें जान गए। अभिलंब कैसे बनाते हैं, पृष्ठ के लंबवत ये अभिलंब बना दिया, ये पृष्ठ है उसके लंबवत अभिलंब बना दिया। अब ये सबसे पहले ये अभिलंब बना दिया, तो मैं इसको लिख देता हूं अभिलंब, और इधर भी इसको लिख देता हूं मैं अभिलंब। तो यहां पर मैंने अभिलंब लिख दिया और यहां पर मैंने अभिलंब लिख दिया। ये आने वाली किरण है, इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। ऐसे कैसे, इसमें भी अपन कोई किरण आ रही है तो ये क्या है, आपतित किरण। आने वाली किरण को अपन क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है, क्लियर। तो आपको ये एक माध्यम ऊपर वाला, ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम दूसरा माध्यम, अपवर्तन समझा रहा हूं क्योंकि दो तरह की स्थितियां अपवर्तन में बनती है, इसलिए दो डायग्राम अपन पैरेलल में लेके समझ रहे हैं। ये आने वाली किरण है। अब सोचो, यदि ये माध्यम नहीं होता, नीचे वाला पहले का जैसा ही होता, तो प्रकाश तो ऐसे सीधा आराम से जाता। भाई यदि माध्यम ही नहीं बदलता तो प्रकाश तो सीधा ही जा रहा था ना, आने वाली किरण तो सीधी जाती। लेकिन क्या है कि ये किरण सीधी नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी। ऐसे कैसे, यहां पर भी अपन बात करें, अवलंब बना दिया, प्रकाश सीधा ही जाता यदि ये नीचे वाला माध्यम नहीं होता, पहला ही माध्यम होता पूरा का पूरा ही, तो प्रकाश सीधा ही जाता। लेकिन या तो ये जो प्रकाश की किरण इधर जाएगी इधर आएगी, मतलब अपने पथ को मोड़ लेगी। कोई सीधा जा रहा है तो भटक जाएगा, तो सीधा जा रहा था भटक जाएगा, तो यो जाएगा यो जाएगा। भटकने का मतलब क्या होता है, अपन सीधा चल रहे भटक गई, कि जिंदगी के अंदर तू तेरी राह भटक गया, अर्थात जिस रास्ते पर चल रहा था वो उस रास्ते पर नहीं रहा, तेरे तो राह भटक गई। तो ये प्रकाश बेचारा सीधा जा रहा था, अब इसकी राह पर भटक गई। अब या तो ये इधर जाएगा या फिर ये इधर आएगा। अब बात ये आती है कि इधर आएगा किधर आएगा। इसमें बात आपको ध्यान रखनी है कि माध्यम पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो एक चीज याद रखो, यदि नीचे वाला मजबूत है, मतलब मजबूत माध्यम है, नीचे वाला सघन माध्यम है, तो ऐसी स्थिति में अगली का मतलब प्रकाश की किरण अगली पास आएगी। मैं बोल रहा हूं, शब्द को ध्यान रखें, दिमाग में हमेशा याद रहेगा। यदि नीचे वाला मजबूत है तो अगली पास आएगी, अर्थात यदि नीचे वाला मजबूत माध्यम है, सघन है, तो अगली का मतलब प्रकाश की किरण पास आएगी, दूर नहीं जाएगी। पास कब आएगी, जब नीचे वाला मजबूत है। लेकिन यदि नीचे वाला कमजोर माध्यम है, अर्थात विरल माध्यम है, तो अगली कभी भी पास नहीं आएगी, अगली प्रकाश की किरण दूर जाएगी। तो आप कहोगे गुरुजी ये क्या बोले, तो जरा देखो, माना ऊपर वाला माध्यम सघन है और नीचे वाला सेकंड माध्यम क्या ले रहा हूं मैं, विरल।
तो बताओ नीचे वाला इसकी तुलना में कमजोर है या मजबूत है? तो आप कहोगे गुरुजी विरल का मतलब तो कमजोर। तो मैंने अभी क्या बोला था, यदि नीचे वाला कमजोर है, जिस माध्यम में प्रकाश घुस रहा है वो यदि कमजोर है, तो नीचे वाला यदि कमजोर है तो कभी भी पास नहीं आएगी, अगली दूर जाएगी। तो ये जो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी ना, ये अवलंब के पास नहीं आएगी, ये अवलंब से दूर ही जाएगी। वास्तविकता में प्रकाश का पथ ये था, लेकिन ये दूर हट गई। तो दूर हट गई तो बताइए कब हटी? जब नीचे वाला क्या है, विरल। लेकिन इसमें बताइए यदि यहां पर ऊपर वाले माध्यम को इसके उल्टा ले रहा हूं, पहले ऊपर वाला सघन लिया, नीचे वाला विरल लिया, अब की बार ऊपर वाला विरल है और माना जिसमें प्रकाश एंटर करता है जाता है वो कैसा है, सघन। तो बताओ नीचे वाला, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो बताओ नीचे वाला माध्यम सेकंड माध्यम कैसा है, मजबूत, सघन। और मैंने कहा था यदि नीचे वाला मजबूत है अर्थात सघन है तो प्रकाश की किरण दूर नहीं जाएगी, ये तो उसका ओरिजिन पथ था। प्रकाश किरण दूर नहीं जाएगी, अगली पास आएगी, तो यो होगी। तो बताइए कब प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से यो जाएगी, यो आएगी, कब होगा? यदि नीचे वाला कमजोर है तो ऐसी स्थिति में दूर जाएगी, कभी भी अवलंब के पास नहीं आएगी। और यदि प्रकाश की नीचे वाला माध्यम मजबूत है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण अवलंब के पास आएगी। तो याद रखना, प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से या तो इधर जाएगी या मूल पथ से उधर जाएगी। यहां पर देखो आपने प्रकाश किरण उल्टा दूर हटी और यहां पर देखो ये प्रकाश की किरण पास आई। पास कब आएगी? जब नीचे वाला मजबूत होना चाहिए। और दूर कब जाएगी? जब नीचे वाला कमजोर होना चाहिए। यदि नीचे वाला कमजोर है तो हमेशा दूर जाएगी प्रकाश की किरण, और यदि नीचे वाला मजबूत माध्यम है तो प्रकाश की किरण हमेशा पास आएगी। तो आपको अब हमेशा ध्यान रहेगा कि आप अपवर्तन जब भी कराते हो तो अपवर्तन की घटना में अविलंब से प्रकाश की, अविलंब है, अविलंब से आने वाली प्रकाश की किरण को दूर करना है, तो दूर करना है तो पक्का है नीचे वाला विरल है। और यदि प्रकाश की किरण अवलंब के पास ही आ रही है, देखो मूल तो ये था, प्रकाश का चलने का पथ तो यही था, सीधा ये आगे डॉट 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 डॉट, लेकिन पास आ रही है, इसका मतलब नीचे वाला मजबूत है। तो ये सघन लिख दिया और ये सघन लिख दिया, तो अपने आप ऊपर वाला क्या लिखेंगे, विरल। तो यहां पर ये दो बातें मैं और यदि आपको बताऊं, और इनमें मैं ये दोनों बातें जो इसको मैं लिख रहा हूं, तो जरा देख। स्थिति नंबर पहली स्थिति सीटेट के अंदर भी आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो पहली स्थिति यहां पर स्थिति नंबर फर्स्ट, अपवर्तन में दो स्थितियां हैं। स्थिति नंबर फर्स्ट, यदि प्रकाश की किरण यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ऊपर वाला सघन है, सघन माध्यम से कहां जाती है बोलो, विरल माध्यम में। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अब अविलंब से, ये अविलंब भी तो है, तो सघन से कहां गई विरल में, तो ये अविलंब है, अविलंब से दूर जाएगी, पास नहीं आई, तो अविलंब से दूर हो जाती है। अविलंब से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और इसके विपरीत सेकंड बात क्या लिखेंगे, सेकंड बात में ये लिखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण, तो सेकंड स्थिति, स्थिति नंबर दूसरी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं स्थिति सेकंड, यदि प्रकाश की किरण अब की बार ऊपर वाला माध्यम कैसा ले रहे हैं, विरल माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यहां लिख देता हूं इधर ही, प्रवेश करती है, तो अविलंब के पास आ जाती है। विरल से सघन में आती है तो अविलंब के पास आ जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर यह आता है, बताइए जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सघन का मतलब मजबूत, विरल का मतलब कमजोर, तो सघन से विरल में जाएगी, तो बताओ क्या होगा, वेग क्या होगा, विरल में बढ़ जाएगा। लेकिन उल्टा कहे, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जाती है कहां पर, सघन में, तो प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि सघन में वेग क्या होता है, कम होता है। अच्छा, अब यहां पर आगे जो बात आती है, इस अपवर्तन जो है उसका कारण क्या है। तो आपसे कोई पूछे कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो अपवर्तन का कारण आप एक ही लाइन में बताओगे कि प्रकाश का चाल या प्रकाश का वेग,
प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है और उसी कारण से प्रकाश अपने पथ से भटक जाता है। प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होने के कारण ही प्रकाश अपने पथ से मुड़ जाता है। यह अपवर्तन का कारण है। अच्छा, अब यहां पर बात यह आती है कि अपवर्तन में क्या कोई नियम है? बताओ, परावर्तन में कितने नियम पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो के अंदर? यदि जो बच्चे देख रहे हैं सतत रूप से, मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, पसीने बहा रहा हूं, सब कुछ आपके लिए, मैं इतनी आपको यहां पर समझाने के लिए पूरी अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर मैं ये आशा भी कर रहा हूं कि आप वीडियोज को ढंग से देख भी रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे कॉपी लेके बैठते हैं, राइट डाउन भी करते हैं, फिर भी उनको कोई दिक्कत रहती है तो टेलीग्राम चैनल जो साइंस फर्स्ट है उस पर जाके पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैंने जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो नोट्स फॉर्म के अंदर अवेलेबल मैं करा रहा हूँ, उसमें से वो देख लेते हैं और यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ उसमें भी कॉपी में वो लिख लेते हैं। यही पढ़ाई का बेहतरीन तरीका है। भटकने से नहीं है कि इधर से उधर अपन भटकते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पढ़ाई बहुत सरलतम है, बस चीजों को एक बार, आप क्यों जिंदगी भर बार बार में प्रकाश को पढ़ते रहे भाई? ऑप्टिक्स को क्यों पढ़ते रहे? एक बार ऑप्टिक्स पढ़ो, परावर्तन पढ़ लिया, आज अपवर्तन पढ़ लिया, उसके बाद में जो भी टॉपिक आए, एक दर्पण है, एक लेंस है, एक बार पढ़ लिया, खत्म। हमेशा का टंटा ही खत्म ना, क्यों अपन पढ़ेंगे? लेकिन एक बार उसको ढंग से पढ़ना आवश्यक है। इधर उधर भटकने से और इधर उधर अपन करते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पूरा नहीं देखते तो अभी बेकार है, फिर उससे भी क्या मिलेगा? जो बच्चे, चूंकि अब आप भी जानते हो सफलतम बच्चे बहुत ही कम होते हैं पढ़ाई के क्षेत्र के अंदर, बोल रहा हूं मैं, और उसमें सफलतम कम होते हैं तो इसका मतलब वो कम ही ऐसा काम करते हैं। खैर, आगे देखिएगा। बात यहां पर यह आती है कि क्या अपवर्तन में भी नियम है? तो अपवर्तन में भी दो नियम है। इससे पहले कि मैं अपवर्तन के नियम पढ़ाऊं, आपको एक शब्द से परिचय होना चाहिए और उस शब्द का नाम है अपवर्तनांक। शब्द का नाम है अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। मैं अपवर्तन के नियम पढ़ाऊं उससे पहले आपको इस शब्द से भी ज्ञान होना आवश्यक है, तब आप समझोगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक को सिंपल अपवर्तनांक भी बोल देते हैं। यदि किसी ने सिंपल अपवर्तनांक बोला है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ही है। और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको सिंपल अपवर्तनांक, जैसे आप नहीं बोलते कि 7, अब 7 बोलो चाहे +7 बोलो, एक ही बात है ना, तो वही चीज है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब सिंपल कोई अपवर्तनांक कहता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। होता क्या है कि प्रकाश जो होती है उसकी चाल की तुलना करते हैं किसी माध्यम के साथ, तो माध्यम के साथ प्रकाश की चाल की तुलना। तो अपवर्तनांक की बेस परिभाषा बता रहा हूं कि माध्यम के साथ, किसी माध्यम के साथ, किसी माध्यम के साथ प्रकाश, किसी माध्यम के साथ प्रकाश की चाल की तुलना करना, चाल की तुलना करना। और बच्चों, यदि आपको याद हो तो मैंने कहा था कभी भी किसी के साथ तुलना करते हैं तो तुलना का मतलब भाग ही होता है। फिजिक्स में कहते हैं ना, फला और फला की तुलना करो, है नाभिकीय बल और श्यान बल की तुलना करो। कोई न्यूमेरिकल आता है क्या करते हैं? नाभिकीय बल बटे श्यान बल। तुलना का मतलब भाग से ही होता है, तो भाग जैसे दोगे एक में दूसरे का तो तुलना हो जाती है। तो किसी माध्यम के साथ प्रकाश के चाल की तुलना करना अपवर्तनांक कहलाता है। तो बात यहां आती है कि जब माध्यम के साथ प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे तो यहां पर बात यह है कि ये दो प्रकार के कैसे हो गए? दो प्रकार के ऐसे हो गए यदि अपन किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना कर रहे हैं निर्वात के साथ, क्योंकि आप जानते हो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। निर्वात का प्रकाश है, उसके साथ दूसरा जो माध्यम अपन ले रहे हैं उसकी तुलना कर रहे हैं, तब तो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। और यदि निर्वात नहीं है, एक माध्यम पता नहीं कौन सा है, दूसरा माध्यम पता नहीं कौन सा है, निर्वात या वायु नहीं है, उसके अलावा कोई अन्य माध्यम है, तो उनकी यदि अपन आपस में तुलना कर रहे हैं तो वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अपवर्तनांक का एक सिंबल म्यू भी होता है, म्यू, तो दोनों ही सिंबल सही है। अपवर्तनांक की सिंबल ईटा भी है, म्यू भी है, तो ईटा बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक या जिसको अपवर्तनांक बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा में मैंने आपको बताया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक जब वायु से किसी माध्यम में गमन करता है तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहां पर इसकी परिभाषा में मैं एक बात लिख दूं, जब प्रकाश
वायु या निर्वात, क्योंकि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल समान मानते हैं इसलिए ऑब्लिक लिख रहा हूं। जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी माध्यम में गमन करता है, इसकी बात लिख रहा हूं, किसी माध्यम में गमन करता है, गमन करता है मतलब जाता है। जब प्रकाश वायु या निर्वात, परिभाषा में दोनों ही वैलिड है, कोई भी शब्द काम में ले सकते हो। कारण क्या है कि प्रकाश की चाल जो वायु में निर्वात में होती है लगभग उतनी वायु में होती है, तो दोनों में सेम है, इसलिए दोनों शब्दों को काम में ले रहे हैं। तो यदि निर्वात या वायु के साथ आप जिस माध्यम की बात कर रहे हो उस माध्यम में प्रकाश की चाल की तुलना कर रहे हैं तो ये कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तन। जब प्रकाश वायु या निर्वात से किसी माध्यम में गमन करता है तो वायु के सापेक्ष, वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक कौमा निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। परिभाषा लिख दी मैंने, निरपेक्ष अपवर्तनांक, नीचे थोड़ा दिखने में दिक्कत आ सकती है तो मैं बोल भी रहा हूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो ये तो इसकी परिभाषा है कि जब प्रकाश वायु या निर्वात में किसी माध्यम में वायु या निर्वात से गया किसी माध्यम में गमन करता है तो वायु या निर्वात के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसको मैं यहां पर अब थोड़ी जगह कर दूं क्योंकि ये आपको लिख ही दिया। और अपवर्तनांक को जैसे मैंने बताया था ईटा से लिखते हैं, तो अपवर्तनांक ईटा बराबर होता है वायु, मैंने कहा था अपवर्तनांक प्रकाश की तुलना करते हैं तो वायु के सापेक्ष अपन गमन कर रहा है दूसरे माध्यम में, तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र हो गया ईटा बराबर C बटे V। C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और मैंने अभी बार बार बोल रहा हूं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करते हैं। और Vm, V के नीचे छोटा सा m लगा दिया जिसे याद रहे मीडियम, और Vm का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। तो मेरे हिसाब से आपको अपवर्तनांक जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र पता चल गया होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक ईटा बराबर होता है C बटे Vm। C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और उसमें दे दो माध्यम में प्रकाश की चाल, कि निर्वात के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष प्रकाश की जो चाल है उसकी तुलना कर रहे हैं माध्यम में प्रकाश की। और तुलना का मतलब भाग दे दिया, तुलना का मतलब क्या बताया था मैंने, भाग। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात या तुलना, अनुपात को तुलना बोलते हैं, तुलना करना या अनुपात निकालना एक ही बात है, तो ये कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। याद रखना निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक में ऊपर आएगा C और नीचे आएगा Vm। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल पानी का अपवर्तनांक निकालना है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने बताया था एक ही बात है, निकालना है। कैसे करोगे, आप पानी में प्रकाश को भेजो, पानी में प्रकाश को भेजो, और पानी में प्रकाश को भेजने के पश्चात आप ये देखो कि पानी में प्रकाश की चाल क्या है, और पानी में भेजकर पानी में प्रकाश की जो चाल है उसको यदि अपन ज्ञात कर लें तो उसको ज्ञात करने के बाद में C अपन जानते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, तो C तो अपन को पता है 3 × 10⁸, और माना पानी में प्रकाश की चाल 2 पॉइंट कुछ आती है × 10⁸, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा 1.33। इसका मतलब पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कितना होता है, बोलो 1.33। C तो फिक्स है, सभी जानते हैं, निर्वात या प्रकाश की चाल, वायु में तो जानते हैं निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तो फिक्स है। और अपन को जिस भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक निकालना है उसमें प्रकाश को भेज के उसकी चाल निकाल लो और उसका उसमें क्या दे दो, भाग। निर्वात की चाल में, निर्वात या वायु की चाल में, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल में आप माध्यम, जिस भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है उसकी चाल निकाल के भाग दे दो और वो उसका अपवर्तनांक होता है। तो ये देना नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने सब अपवर्तनांक निकाल रखे हैं, सब में प्रकाश अलग अलग माध्यम में प्रकाश को भेज के और उनकी चाल भी डिटरमाइन कर रखी है, क्योंकि विशेष विधियां होती है चाल ज्ञात करने के लिए, प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए विशेष प्रकार की टेक्निक्स होती है, और उन विधियों के द्वारा प्रकाश की चाल को डिटरमाइन करते हैं और फिर इसमें भाग देने पर वो अपवर्तनांक आ जाता है। अब बात आती है कि ये जो दूसरा अपवर्तनांक है ये क्या होता है। तो दूसरा जो अपवर्तनांक होता है, ये दूसरा अपवर्तनांक होता है कि जब
निर्वात या वायु, इसमें कंडीशन है कि एक माध्यम निर्वात या वायु होना चाहिए और दूसरा माध्यम कोई सा भी हो सकता है। कि निर्वात या वायु से प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन माना पहला वाला माध्यम निर्वात या वायु नहीं है, जैसे माना प्रकाश जल से हीरे में गया, पानी से किसी हीरे में घुस गया प्रकाश, पहले पानी में चला अब पानी के बाद में हीरे में घुस गया। अब यहां पर कोई वायु निर्वात की बात नहीं है, तो फिर यहां पर कौन सा निकलेगा? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो एक पहले वाली चीज को, पानी को अपन ने एक नंबर बोल दिया और हीरा जो है वो दूसरा माध्यम, तो दूसरा बोल दिया। तो यहां पर है जब प्रकाश परिभाषा इसकी है, जब प्रकाश एक माध्यम से, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे को मैं दो ही लिख रहा हूं, एक पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो बताओ अपवर्तन कहां होगा? अपवर्तन तो दूसरे में होगा, पहले से तो गया, और गया किसमें? दूसरे में। तो दूसरे में जाएगा तभी तो प्रकाश किरण मुड़ेगी। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा, दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक बोले। अपवर्तनांक भी कैसा? सापेक्ष अपवर्तनांक। जगह नहीं है तो मैं यहां पर इसको मिटा के और लिख रहा हूं कि जब एक माध्यम दूसरे माध्यम करता है तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम का, इधर लिख देता हूं इसको मैं, दूसरे माध्यम का, यहां के बाद में यहां से देख लेना, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, उसको अपन कैसे लिखते हैं? ईटा। किसमें अपवर्तनांक हो रहा है? दूसरे माध्यम में। किसके सापेक्ष हो रहा है? पहले के सापेक्ष। तो लिखने का तरीका सोचो, दूसरे में हुआ अपवर्तन कहां से? पहले से, तो इसको लिखते हैं ईटा 2 बटे ईटा 1। दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो रहा है किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। तो ये हो गया दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, लिखते हैं ईटा 2 बटे ईटा 1। इसको यहां भी लिखते हैं क्योंकि किताबों में अलग अलग जगह पर अलग अलग है, ये 1 है, इसको इधर भी लिख सकते हैं। तो इसको बोलेंगे दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो रहा है किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। या तो 2 के बाद में 1 लिख देना, या 1 को इसके इधर लिख के तो यहां लिख देंगे कि दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो रहा है किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। चाहे ऐसे बोलो, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। अपवर्तनांक किसमें हो रहा है? दूसरे माध्यम में। किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष। अपवर्तनांक किसमें हो रहा है? दूसरे माध्यम में। ऐसे पढ़ते हैं यो करके, दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक हो रहा है किसके सापेक्ष? पहले के साथ। तो ये और ये एक ही बात है लिखने का, और इसका मतलब होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले के सापेक्ष, और ये कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक चाहे कोई सा भी हो, अपवर्तनांक चाहे कोई सा भी हो, चाहे निरपेक्ष अपवर्तनांक हो चाहे सापेक्ष अपवर्तनांक हो, अपवर्तनांक जो है ये अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है। विमाहीन, मात्रकहीन मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो अगली बात मैं यहां पर लिख रहा हूं, अपवर्तनांक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक कैसी राशि है? मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जैसे बोलते हैं ना कि अपवर्तनांक पानी का 1.33 होता है, बस इतना ही बोलेंगे, इसके आगे कुछ नहीं बोलेंगे, मात्रक इसका होता ही नहीं है। तो ये भी याद रखना। अच्छा, अपवर्तनांक की मुख्य निर्भरता, कि अपवर्तनांक मोटे तौर पर किस पर निर्भर करता है। तो अगली जो बात आती है वो है अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक की निर्भरता, अब अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर करता है उसकी बात यदि अपन करें तो देखो, अपवर्तनांक नंबर 1 पहला माध्यम की प्रकृति पर, कि माध्यम कैसा है, माध्यम की प्रकृति पर। ठोस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है द्रव से, द्रव माध्यम का अपवर्तनांक होता है गैस से। तो पहला है माध्यम की प्रकृति पर। दूसरा है माध्यम के घनत्व पर। माध्यम का घनत्व ज्यादा है तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, और माध्यम का घनत्व कम है तो अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, और वो है ताप पर, माध्यम के ताप पर। अपवर्तनांक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप जब जब बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा। नंबर 2, अपवर्तनांक जो है ये तरंग दैर्घ्य पर, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य
या रंग पर भी निर्भर करता है। वो कैसे करता है मैं बता रहा हूं, पर भी निर्भर करता है। तो यहां पर ये अपवर्तनांक की निर्भरताएं, 4 निर्भरताएं मेनली अपन काम में लेते हैं। अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व बढ़ेगा अपवर्तनांक बढ़ेगा, घनत्व एक तरह समानुपाती होता है, माध्यम के ताप पर ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अपवर्तनांक जो होता है ये तरंग दैर्घ्य या घनत्व पर भी निर्भर करता है कि प्रकाश जो है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है या प्रकाश का रंग कैसा है। स्पष्ट लिखूं, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकाश के रंग, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है उसके बारे में एक बात देखिएगा, मैं यहां पर मिटाऊं ये लास्ट वाली बात। तो यहां पर जो लास्ट की बात है तो उसमें रंग पर कैसे निर्भर करता है, तो याद रखिएगा बच्चे लालो एक ही बात, अपवर्तनांक जो होता है ना, एक कहावत है, देखो यहां पर वेग और तरंग दैर्घ्य तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, रट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेग तरंग दैर्घ्य समानुपाती और दोनों ही अपवर्तनांक के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रकाश के लिए, मैंने बता दी। वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती, लेकिन दोनों के दोनों अपवर्तनांक के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। देखो आपके यहां पर साफ पता चल रहा है कि अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य उल्टे पुल्टे हैं। तो ये जो बात लास्ट में लिखी है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकाश के रंग पर, इसमें मैं लिख सकता हूं अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने 7 रंग विबग्योर, ये विबग्योर 7 रंग होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बैनी अपिनाला या बैजानी अपिनाला, दोनों एक ही बात है। मैंने प्रिज्म का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने इसको विबग्योर को समझा रखा है, विबग्योर के क्या क्या नाम होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेकिन आप जानते हैं इसको बैनी अपिनाला बोलते हैं या बैजानी अपिनाला भी बोलते हैं। और तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, लाल की। तो वेग भी सबसे ज्यादा लाल का ही होगा, क्योंकि वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती होते हैं। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा है, तो लाल रंग के प्रकाश का वेग भी सबसे ज्यादा है। सबसे तेज दौड़ता है लाल रंग का प्रकाश, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है बोलो, बैंगनी की। तो बैंगनी का वेग भी सबसे कम होगा, क्योंकि वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती है। तो यदि मेरे पास ये बैंगनी और ये लाल, ये दो रंग की मेरे पास टॉर्च है, और दोनों से मैंने प्रकाश को ऑन किया, दोनों से जोड़ दिया, इधर से बैंगनी प्रकाश निकल रहा है, इसमें से लाल निकल रहा है। तो जो लाल है ना ये बहुत तेज दौड़ेगा, बैंगनी धीरे दौड़ेगा, क्योंकि बैंगनी की तरंग दैर्घ्य कम है तो उसका प्रकाश का वेग भी कम है, और लाल की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो वेग भी ज्यादा है। लेकिन अपवर्तनांक जो होता है ये तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ रही है और बताओ अपवर्तनांक ऐसे बढ़ता है, अपवर्तनांक ऐसे बढ़ता है। बताओ अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बढ़ता सबसे ज्यादा किसका होता है, बैंगनी का। बैंगनी की भले ही वेग या बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। विबग्योर को हो सकता है कई बच्चे नहीं जानते हो तो मैं लिख भी देता हूं, विबग्योर को हिंदी में बैजानी हप्पी नाला या बैनी आ पिनाला, दोनों ही सही है, बैनी आ पिनाला। क्यों सही है तो आप प्रिज्म वाले वीडियो के अंदर इसको एक बार देख लीजिएगा, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया है। बैंगनी, आई का मतलब जामुनी कलर, ब्लू का मतलब नीला, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, ओ का मतलब ऑरेंज का नारंगी, आर का मतलब लाल। और यहां पर दूसरा इसका तरीका होता है बैंगनी, इसको बैंगनी बोल देते हैं, इसको नीला तो उससे थोड़ा सा लाइट होता है, ब्लू आसमानी तो आसमानी बोलते हैं, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड वही हरा पीला नारंगी लाल। यहां पर भी हरा पीला नारंगी लाल है, हरा पीला नारंगी लाल है, इधर भी बैंगनी है, बस फर्क यह है कि यहां पर बोलते हैं जामुनी तो इसको बोलते हैं नीला, और यदि इसको आपने पहले नीला बोल दिया तो इसको बोलेंगे आसमानी। तो या तो बोलते हैं जामुनी कलर और नीला कलर, या फिर बोलते हैं नीला तो फिर इसको बोलेंगे आसमानी, मतलब इससे लाइट ही होता है। यदि पहले वाले को आपने जामुनी बोल दिया तो उससे लाइट होता है नीला, यदि पहले वाले को आपने नीला बोल दिया तो उससे लाइट होगा आसमानी। तो बैजानी अपिनाला या बैनी अपिनाला दोनों हिंदी में सही है, अंग्रेजी में विबग्योर होता है। और याद रखना तरंग दैर्घ्य और वेग ऐसे बढ़ती है, और तरंग दैर्घ्य वेग ऐसे बढ़ती है, तो अपवर्तनांक तरंग दैर्घ्य वेग के उल्टा होता है। तो क्वेश्चन आता है वह कौन सा रंग है, वह कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। तो देखो बैंगनी जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है तो ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य है। बैंगनी तेरी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो तेरा अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। यदि तरंग दैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तरंग दैर्घ्य अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती है, तो चाहे इसको यूं लिख दो तो उल्टा पुल्टा, मतलब चाहे यूं सीधा कर दो, ये उसको उल्टा, या यहां पे यूं दिख रहा है कि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती एन, या यूं लिख दो ईटा, एन मतलब ईटा, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती ईटा, चाहे यूं लिख दो ईटा व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा, वो तो उसके उल्टा पुल्टा है तो इसके भी उल्टा पुल्टा है, तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे यूं लिख सकते हो चाहे यूं लिख सकते हो। तो याद रखिएगा
वह कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? बैंगनी का। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा? तो जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये देखो बैंगनी रंग भी बैंगनी आ गया, लिखने में अपने आप ही बैंगनी आ गया हाथ में। तो बैंगनी रंग के बारे में, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, क्योंकि मैंने बताया तरंगदैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, वेग सबसे कम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम, लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। सातों जो रंग लिखे हैं, ये सातों रंगों में अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। समझ आ गई? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है तो वेग और तरंगदैर्घ्य समानुपाती होते हैं, वी और लैम्डा समानुपाती। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम, वेग सबसे कम, लेकिन अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यदि अपन बात करें लाल रंग की, बात करते हैं किसकी? लाल रंग की। तो इसको मैं यहां पर इधर ही लिख देता हूं, ये लाल, ये लो हाथ में आ गया लाल रंग की बात करें तो लाल रंग का बताओ क्या होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की, लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। दूसरी बात, वेग सबसे ज्यादा, और अपवर्तनांक जो होगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, वेग ज्यादा है, क्योंकि तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल की है तो वेग भी सबसे ज्यादा है, वेग तरंगदैर्घ्य समान, लेकिन अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ये अपन ने बात करी अपवर्तनांक की और अपवर्तनांक की निर्भरता। अब यहां पर जो बात आती है वो और वो है अपवर्तन के नियम की। अपवर्तन के कौन कौन से नियम है? तो यहां पर देखिएगा कि अपवर्तन के नियम क्या है। तो अपवर्तन के दो नियम है, दो नियम अपवर्तन के है। अपवर्तन के परावर्तन के कितने नियम पढ़े थे अपन ने? परावर्तन के कितने नियम पढ़े थे अपन ने? परावर्तन के अपन ने 3 नियम पढ़े थे। तीसरा नियम महत्वपूर्ण था, मैंने बोला भी था, स्टॉक का नियम। और अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम अपवर्तन का, ये यहां पर मैंने पहला माध्यम बनाया, ये दूसरा माध्यम बनाया, ये बीच में बनाई पृथककारी पृष्ठ। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ, तेरा नाम पृथककारी पृष्ठ। ये बनाया मैंने अवलंब। ये प्रकाश की किरण है, आने वाली किरण को अपन क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, आपतित किरण। ठीक है। अब ये सीधी जा रही थी, लेकिन चूंकि माध्यम है तो माध्यम बदल गया, तो या तो पास आएगी या दूर जाएगी। बताओ दूर कब जाएगी? जब नीचे वाला कमजोर है, अर्थात विरल माध्यम है, और ऊपर वाला सघन है। ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल है, जब तो ये वाला चित्र बनेगा। लेकिन नीचे वाला मैंने बताया था मजबूत है तो दूर जाएगी क्या? अरे नीचे वाला मजबूत है, दूर जाएगी क्या? पास आएगी। फिर ये वाला होगा, नीचे वाला मजबूत का मतलब नीचे वाला यदि सघन है और ऊपर वाला विरल है तो ये चित्र बनेगा। और यदि कोई भी नहीं है, माध्यम एक ही होता तो ये सीधी सीधी जाती। कुछ भी नहीं होता, माध्यम अलग अलग होते नहीं, तब तो सीधी जाती। माध्यम बदलने पर या तो अवलंब के पास आती है या अवलंब से दूर जाती है। डिपेंड है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है या विरल से सघन में जा रही है। सघन का मतलब मैंने बोला था मजबूत, समझने के लिए, और विरल का मतलब कमजोर। बताइए, यदि दूर जा रही है, अपने पथ से दूर भाग रही है, तो दूर भाग रही है, इसका मतलब नीचे वाला विरल है, कमजोर है, और ऊपर वाला अपने आप ही क्या है? सघन। तो सघन से विरल माध्यम में जाने पर अवलंब से दूर हट जाती है। लेकिन यदि पास आ रही है, इसका मतलब नीचे वाला मजबूत है, अर्थात नीचे वाला सघन है, और नीचे वाला सघन है तो पक्का ऊपर वाला विरल है। अर्थात जब विरल से सघन में आती है तो प्रकाश की किरण अवलंब के क्या आती है? पास आती है। देखो इधर आ गई, मूल पथ से पास आ गई। अच्छा, आपतित किरण, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण या तो ये होगी या ये होगी, डिपेंड है कि माध्यम कैसा है, सघन से विरल है, विरल से सघन है। लेकिन पक्का है या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी। क्लियर? तो ये जो किरणें जो है, मूल जो किरण होती है, उसके अलावा जो किरण होती है, इन्हें अपन बोलते हैं अपवर्तित किरण। इसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण ये भी हो सकती है और अपवर्तित किरण ये भी हो सकती है। अपन कौन सी लेंगे वो डिपेंड है कि माध्यम कौन से कौन से में जा रही है। कि माध्यम सघन से विरल है तो दूर जाएगी, और विरल से सघन है तो पास आएगी। और अपवर्तित किरण अवलंब से जो कोण बनाती है, मैंने कहा था पहले वाले वीडियो में, बोला था कि प्रत्येक कोण, चाहे आपतन कोण हो, चाहे परावर्तन कोण हो, चाहे अपवर्तन कोण हो, तीनों के तीनों कोण किससे बनते हैं? अवलंब से। अवलंब से आपतित किरण का बनने वाला कोण आपतन कोण।
ऐसे अवलंब से अपवर्तित किरण, यदि ये वाली ले तो ये वाला कोण ये अपवर्तन कोण है, और यदि ये वाली लेंगे तो फिर अपवर्तन कोण ये होगा। ये वाली यदि किरण लेते हैं, डिपेंड है कि माध्यम कैसा है, उसके हिसाब से ये वाली लेंगे। तो ये वाली किरण कब लेंगे अपन, जब ऊपर वाला माध्यम कैसा है बोलो सघन, और नीचे वाला माध्यम कैसा है विरल। सघन से विरल में आ रही है तो ये लेंगे, तब अपवर्तन कोण ये होगा। और यदि ऊपर वाला माध्यम अपन विरल ले रहे हैं और नीचे वाला मजबूत अर्थात सघन ले रहे हैं, तो बताओ किरण पास आएगी तो अपवर्तन कोण ये लेंगे। तो अपवर्तन कोण जो होता है, याद रखिएगा बच्चे लालो, अपवर्तन कोण भी किससे बनता है, अवलंब से। आपतन कोण भी किससे बनता है, अवलंब से। और परावर्तन कोण भी किससे बनता है, अवलंब से। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आपतित किरण अपवर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो पहला नियम तो यही है। तो पहला नियम मैं लिख रहा हूं, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही क्या होते हैं, तल में होते हैं। ये तो पहला नियम है। और दूसरा जो नियम है उसको अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। दूसरा नियम क्या है, स्नेल का नियम। तो दूसरा मैं नियम बोल रहा हूं और वो है स्नेल का नियम। तो दूसरे नियम के लिए मैं थोड़ी सी जगह कर रहा हूं यहां पर, ताकि इसको आसानी से लिखें। तो दूसरा नियम क्या है जरा देखो, सेकंड नियम प्रकाश के अपवर्तन का। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या, सेकंड नियम, आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन को अपन ज्या बोलते हैं। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या, एवं अपवर्तन कोण, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को आर से लिखते हैं। आपतन कोण को इंसिडेंट एंगल आई और अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल आर। आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, का अनुपात नियत होता है, नियत होता है तथा यह, नियत होता है तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक, तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब, तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है, और इसी को अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। अच्छा, अब ये जो है स्नेल का जो नियम है कि आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है, माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। तो इसका मतलब देखो क्या है, जरा समझिएगा। जैसे यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया, ये डायग्राम मैंने बनाया, ये माना पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ये प्रकाश की किरण है, ये आपतन कोण है। कुछ भी मान लो, माना पहले वाला सघन है, मान लिया एक बार के लिए, और दूसरे वाला विरल है। बताओ प्रकाश की किरण का मूल पथ ये था, बताओ पास आएगी दूर जाएगी। नीचे वाला कैसा है, कमजोर है, कमजोर है तो बताओ क्या आगे दूर जाएगी, तो दूर जाएगी तो किरण यूं हटेगी, ये मूल पथ था यूं हट गई। और ये वाला कोण कौन सा है बोलो, अपवर्तन कोण। तो नियम को कैसे लिख रहा हूं, आपतन कोण की जा मतलब साइन आई, आपतन कोण की जा, आपतन कोण मतलब आई और जा का मतलब होता है साइन, आपतन कोण की जा, और अपवर्तन कोण की जा, जा का मतलब साइन आ, जा का मतलब साइन। तो आप अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है, नियत होता है, और यह अपवर्तनांक दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक के तुल्य होता है। अब बताओ अपवर्तन किसमें हो रहा है, प्रकाश किरण पहले से कहां गई है, दूसरे में, तो अपवर्तन किसमें हो रहा है, दूसरे में, तो दूसरे में हो रहा है अपवर्तन। और बताओ अपवर्तन दूसरे में हो रहा है, कहां से हो रहा है, पहले से, कैसे लिखेंगे। और अभी मैंने बताया था ईटा 21 को थोड़ी जगह कर लो, इसको यहां पर, ये चित्र को यहां तक ही मान लो, ठीक है। और ईटा 2 बटे ईटा 1 बताओ क्या होगा, ईटा 2 बटे ईटा 1 बताया था ना मैंने, कि दूसरे में अपवर्तन हो रहा है, बताओ किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। तो ईटा 2 बटे ईटा 1 ये आपका कहलाता है, बताओ क्या, स्नेल का नियम। और माना पहले माध्यम में अपवर्तनांक ईटा 1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ईटा 2 है, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, दूसरे माध्यम में v2 है। माना पहले माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य λ1 है और λ2 है, तो इस नियम को और अपन बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ा कर सकते हैं, तो ये तो आपके समझ में आ गई होगी, इसको मिटा दूं। आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियत होता है तथा यह माध्यम के अपवर्तनांक के
दोनों माध्यम के एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक के तुल्य होता है, तो ये लिख दिया साइन आई बटे साइन आर। और इसको लंबा कर रहा हूं इस फॉर्मूले को, साइन आई बटे साइन आर बराबर दूसरे माध्यम में अपवर्तन हो रहा है पहले के सापेक्ष, तो अपने लिया नियत, अपवर्तनांक नियत होता है बराबर ईटा 2 1 बराबर ईटा 2 बटे ईटा 1। इसी को पूरे पूरे को मैंने यहां लिख दिया बराबर। अभी मैंने जस्ट बताया था, बताओ क्या बताया था, वेग तरंग दैर्घ्य समानुपाती, दोनों दोनों अपवर्तनांक की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यहां लिखा था मैंने। और याद रखें वेग तरंग दैर्घ्य तो क्या होती है, समानुपाती, और वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ ईटा 2 बटे ईटा 1 है, तो बताओ वेग में लिखेंगे v1 बटे v2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वेग उल्टा है, जैसे ईटा 1 है तो यहाँ वेग v1 है, या ईटा 2 है तो वो v2 इधर आएगा, तो वेग के उल्टा हो गया। और वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती है तो लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती है तो v1 लैम्डा 1 v2 लैम्डा 2। लेकिन अपवर्तनांक के वेग और तरंग दैर्घ्य उल्टा पुल्टा है। अपवर्तनांक में देखो ईटा 2 है तो इधर आएगा वेग में v2, ऊपर नीचे आएंगे, और ईटा 1 है तो ये आएगा v1, क्योंकि उल्टे पुल्टे चलते हैं ये। अपवर्तनांक जो है ये वेग का उल्टा चल रहा है, तो यदि ईटा 2 तो v2, ईटा 1 v1, और वेग और तरंग दैर्घ्य सीधे चलेंगे तो v1 लैम्डा 1 v2 लैम्डा 2। तो ये आपका इसका पूरा पूरा बड़ा सूत्र आ गया, और ये स्नेल के नियम का है। अब न्यूमेरिकल में आपको यदि आपतन कोण दे दे, अपवर्तन कोण दे दे, पहले माध्यम में वेग दे दे, दूसरे में वेग पूछ ले, आपतन कोण दे दे, अपवर्तन कोण दे दे, दूसरे माध्यम तरंग दैर्घ्य दे दे, पहले की पूछ ले, तो आप ये ले सकते हो फॉर्मूला, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो। ये पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपको उस आधार पर आपको जैसा भी सवाल आए आप इसमें से फॉर्मूले चूज कर सकते हो। तो देखो कितने सूत्र आ गए, ये ले सकते हैं, 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 और ये ले सकते हैं। और लिखना भी बिल्कुल सीधा है, याद रखना, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत बराबर दूसरे में अपवर्तनांक हो रहा है ईटा 2 1 बराबर ईटा 2 बटे ईटा 1 बराबर v1 बटे v2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। अच्छा, ये आपके कहलाते हैं क्या, अपवर्तन के नियम। और अपवर्तन के कितने नियम है, 2। अब बात यहां पर यह आती है कि आखिरकार गुरुजी अपवर्तन की घटनाएं क्या क्या है। अपवर्तन की घटनाएं, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो अपवर्तन से संबंधित है, अपवर्तन की घटनाएं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप वैसे दिमाग लगाओ, क्योंकि घटनाएं खूब आती है परीक्षा के अंदर, और पूछता है बताओ ये घटना किससे संबंधित है। तो अपवर्तन कब होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से कहां जाएगा, दूसरे माध्यम में। तो जहां माध्यम बदल रहा है, आप मोटे तौर पर समझ लीजिएगा, वहां पर किसकी घटना होगी, अपवर्तन की। तो अपवर्तन की घटनाओं में नंबर 1 तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। तारे जो है वो टिमटिमाते नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं, क्योंकि ये जब जो कोई तारा होता है, जैसे स्टार है, STAR स्टार, और प्रकाश जब धरती पर आता है तो ये जो माध्यम है बीच का, ये पल पल बदलता है। अभी यहां पर सघन है, कोई वायु का प्रभाव आया, विरल आया, तो कभी तो यहां पर सघन है तो प्रकाश क्या थोड़ी देर रुक के आया, कभी अगले पल यहां पर विरल है तो प्रकाश जल्दी दौड़ के आ गया। और प्रकाश जब कभी जल्दी कभी लेट इस प्रकार से आता है आपकी आंखों में, तो वो कैसा नजर आएगा, टिमटिमाता। ट्यूबलाइट को जब अपन ऑन करते हैं तो टिमटिमाती है ना, क्यों, क्योंकि प्रकाश आता है जाता है, आता है, मतलब एक सतत रूप से नहीं आ रहा। अभी जो ट्यूबलाइट ऑन हो रही है लेकिन प्रकाश टिमटिमाता नहीं है, क्योंकि वो एक रफ्तार से चल रहा है। तो जब स्टार से अर्थात तारे से प्रकाश आता है तो रास्ते के माध्यम, कभी सघन है तो प्रकाश क्या है थोड़ी देर धीरे होके आया, लेकिन अगले ही पल वही जगह जहां से प्रकाश आया वही जगह अगले बार क्या हो गई, विरल हो गई। अब विरल हो गई तो प्रकाश जल्दी से आया, तो कभी तो आपकी आंखों में जल्दी आ रहा है, कभी लेट आ रहा है। और जब इस प्रकार से प्रकाश कभी लेट कभी जल्दी आ रहा है तो कैसा नजर आता है, टिमटिमाता। तो तारों का टिमटिमाना। ऐसे ही पानी के अंदर जो भी घटनाएं होगी, क्योंकि पानी के अंदर प्रकाश कहां से जाता है, वायु से। जैसे बाल्टी का पैदा ऊपर उठा दिखाई देना, पानी के अंदर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पानी में सिक्का पड़ा हुआ है यदि वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये सब किसकी घटना है, अपवर्तन की। तो और घटनाएं मैं लिख रहा हूं, बाल्टी का पैदा, पानी से भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी का पैदा, पैदा 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 ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना। और पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ऊपर उठा दिखाई देना। और
कुएं की गहराई का कम प्रतीत होना, कुएं की गहराई, कुएं या तालाब, कुएं या तालाब की गहराई का कम प्रतीत होना। ज्यादा गहरा दिखता ही नहीं है, अरे तो कुछ नहीं है, कम प्रतीत होना। लगा लो भाई तालाब में छलांग लगा लो, अरे ये तो कुछ भी गहरा नहीं है, इतना सही गहरा दिख रहा है, जबकि वो गहरा ज्यादा होता है लेकिन कम उठा हुआ दिखाई देता है, वो उसका हिस्सा नीचे का, और अपन सोचते हैं कि ज्यादा गहरा नहीं है और कूद पड़ते हैं, फिर कहते हैं उर्र ये तो बहुत ज्यादा गहरा रे, हे मरे भाई। तो उसके लिए एक सूत्र है, ध्यान रखना, आपको कभी भी तालाब में यदि आप नहाना चाहते हो तो उससे पहले एक सूत्र लगा लेना। ये नहीं है गुरुजी ये तालाब तो 4 फुट का ही है, मैं तो 5 फुट का हूं, तालाब तो 4 फुट का है, मैं तो 5 फुट का हूं, मैं कहां डूबूंगा। तो देखना एक सूत्र जो है ये यदि आप नहीं लगाओगे ना तो वो 5 फुट के हो भले ही, और तालाब आपको 4 फुट का ही गहरा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 4 फुट का, आप सोचते हो मैं तो 5 फुट का हूं, इसमें कूद जाऊं कौन सा डूबूंगा। लेकिन आप यदि इस सूत्र को इस्तेमाल नहीं करोगे तो पक्का है डूब ही जाओगे। आप कहोगे कैसे, जरा लेके आओ। और सूत्र है यहां पर आभासी गहराई बराबर, एक सूत्र है आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, ये एक सूत्र है। इस सूत्र को यदि आप लगा लोगे तो आप डूबोगे नहीं, क्योंकि आप डूबने के लिए जाओगे ही नहीं, आप कहोगे नहीं जाएंगे हम। तो कैसे, जैसे आप एग्जांपल देखो, आपको बताओ तालाब कितने फुट का नजर आया गहरा, 4 फुट का। आपको जो आभास हुआ कि यार गुरुजी 4 फुट का है, तो आपने बताओ आभासी गहराई 4 फुट। अब देखना उसी तालाब की वास्तविक गहराई कितनी थी, वास्तविक गहराई निकालनी। बताओ तालाब में क्या है, पानी। अब पानी का अपवर्तनांक फिक्स है, अपवर्तनांक मतलब निरपेक्ष अपवर्तनांक, पानी का कितना होता है 1.33, जैसे हीरे का होता है 2.4, वायु का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 होता है। तो बताओ पानी का 1.33, तो बताओ वास्तविक गहराई बराबर बस गुणा करो, वास्तविक गहराई बराबर 1.33 गुणा 4, अरे बस गुणा कर लिया, तो वास्तविक गहराई बराबर 4 गुणा करो, 4 3 12 2 हासिल के 4 3 12 13 3 हासिल के 4 4 1 5। बताओ कितने फुट का आया भाई, अरे कितना फुट का है तालाब, तालाब की वास्तविक गहराई कितनी आई 5.3 फुट, लगभग 5.25 फुट। और अपन कितने फुट के थे 5 फुट के, तो 5.25 तो बहुत है, बस इतना सा आया, पानी खत्म किया, डूब गए। तो ये 5.25 फुट का तालाब तो है 5.25 फुट का, अपन है 5 फुट के। और बताओ अपन ने सोचा कितने का 4 फुट का, तो सोचा गहराई सोची 4 की, और तालाब तेरी वास्तविक गहराई कितने की निकली 5.25 की, 5.3 का मतलब 5.25। तो आप हमेशा याद रखना, जो भी आपको कभी भी नदी तालाब कुएं में जो गहराई आपको महसूस हो रही है, आइडिया महसूस हो रहा है, आइडिया से, आभासी मतलब आइडिया से, तो आपको वास्तविक गहराई निकालने के एक सूत्र मैंने बता दिया, और सूत्र है आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक। तो ये अपन सूत्र लगाएंगे तो आपको एग्जैक्ट मतलब आपको जो भी आभासी गहराई जो नजर आ रही है ना, उसको 1.33 से गुणा कर लो, फिक्स है पानी का अपवर्तनांक 1.3, उससे गुणा करोगे उसकी वास्तविक गहराई आ जाएगी। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी और अपवर्तनांक की और घटनाएं, सूर्योदय से पूर्व और पश्चात सूरज का दिखाई देना। सूर्योदय का मतलब होता है अपने क्षितिज पर बिल्कुल अपने और सीधे कटेर अपने आंखों के सामने कोई सूरज आ जाता है, उसको होता है सूर्योदय, आंखों के सामने सूरज का आना सूर्योदय। लेकिन सूरज नीचे होता है 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है, जैसे बाल्टी में कुएं के मैंने बताया था जल से भरी बाल्टी का पैदा ऊपर उठा दिखाई देता है, 2 मिनट पहले सूरज दिखने लग जाता है। और ऐसे ही सूर्यास्त का मतलब होता है क्षितिज से नीचे जाना, तो 2 मिनट बाद तक वो दिखता रहता है। तो वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय में 2 मिनट का फर्क होता है, ऐसे ही वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में भी कितने मिनट का फर्क होता है 2 मिनट का। तो दिन की जो लंबाई है, दिन की जो लंबाई, दिन बोलते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, हमको 2 मिनट पहले ही दिन शुरू हो जाता है, सूरज होता यहाँ है, दिन को कब बोलते हैं जब सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय नहीं हुआ, सूरज तो भी यहाँ है लेकिन 2 मिनट पहले दिखने लग गया। और ऐसे 2 मिनट बाद तक दिखता है वो, सूर्यास्त में सूर्यास्त हो गया लेकिन 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है क्षितिज पर। तो बताओ दिन की लंबाई में 2 मिनट पहले दिखता है, 2 मिनट बाद तक दिखता है, और दिन मानते हैं सूर्योदय से सूर्यास्त। तो ये अपवर्तन की घटना के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। कितने मिनट की 4। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अगली घटना, वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय एवं आभासी सूर्योदय में, आभासी सूर्योदय में 2 मिनट का अंतराल होता है, 2 मिनट का फर्क होता है, 2 मिनट का अंतराल होता है। ऐसे ही यहां पर इसी में लिख दूं वास्तविक सूर्योदय की जगह वास्तविक सूर्यास्त। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स हैं अवेलेबल, तो वहां पर पूरा लिखा हुआ है डिटेल के अंदर, वहां पर देख सकते।
वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त में भी कितने मिनट का फर्क होता है? 2 मिनट का। अतः दिन की लंबाई में कितने मिनट की वृद्धि हो जाती है? 4 मिनट। ऐसे ही और घटना, सूर्योदय के समय सूरज के चारों ओर अंडाकार आकृति का दिखाई देना। सूरज जो है ये अंडाकार सा दिखाई देता है, चपटापन दिखाई देता है। ये भी बताओ किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। तो यहां पर अपवर्तन की घटना में ये भी आपको ध्यान रखना है कि अपवर्तन घटना में सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का चपटापन। तो सूर्योदय सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन आकृति का दिखाई देना। सूर्य का चपटापन आकृति का दिखाई देना, चपटापन आकृति का दिखाई देना, ये भी इसकी एक घटना है। और घटनाओं की बात करें, पानी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह अपवर्तन घटना है। पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, तो घटना 5वीं 6ठी जो भी है, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। मुड़ा हुआ, खाई का मतलब दिखाई देना। ऐसे ही और घटना आपने देखा होगा, आग के उस पार, आग लग रही है लाए में से अपन देखते हैं तो उसके बाद में आग के उस पार लाए में देखते हैं तो वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है। आग के उस पार, क्योंकि आग क्या करती है? आग की लपटें माध्यम को बदलती रहती है, गर्म ठंडा। और मैंने कहा था अपवर्तन किससे बदलता है? ताप से। तो आग की लपटें एक जैसे नहीं होती, उड़ती रहती है। कभी तो माध्यम बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, कभी कम कर देती है, कम लपटें उड़ती, तो माध्यम बदलता रहता है। तो प्रकाश जो आता है उसकी चाल भी बदलती रहती है, और प्रकाश की चाल बदल गई, यही अपवर्तन का कारण है। तो आग के उस पार वस्तु का झिलमिलाना, वस्तु का हिलते हुए दिखाई देना, हिलते हुए दिखाई देना। ऐसे आपने देखा होगा, गिलास के अंदर एक गिलास है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये नींबू है, और नींबू पटक दिए। तो आपने देखा होगा कई दुकानदार गिलास में पानी भर के उसमें नींबू डाल देते हैं, तो नींबू मोटा सा दिखाई देता है। नींबू तो छोटा सा होता है लेकिन मोटा। तो नींबू पानी के अंदर, पानी में नींबू का मोटा दिखाई देना, पानी में नींबू का मोटा दिखाई देना, ये भी बताओ किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। तो ये आपको मैंने कुछ अपवर्तन की घटनाएं बताई है कि अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं हैं, और ये सभी घटनाएं आपके परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, जो अपन को पता है। अच्छा, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि लौ यदि हिलती हुई दिखाई देती है इधर से उधर, ये भी अपवर्तन की घटना है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर यह है, इसको लाल पेन ले लूं। क्वेश्चन यहां पर यह है कि जैसे ये कोई तालाब है और यहां पर कोई मछुआरा है, और यहां पर ये कोई मछली है, इसके हाथ में कोई कांटा है, ठीक है, ये कांटा है, इसको डालना चाहता है, और यहां पर माना ये कोई मछली है, ये रही मछली, ये मरे मछली, ये मछली मान लो। अब बताओ इस कांटे को, ये मछली जो दिखाई दे रही है उसके ऊपर कांटा लगाना चाहिए या इसके नीचे लगाना चाहिए, या जहां पर दिख रही है वहां लगाना चाहिए? तालाब में उसको कोई मछली दिखाई दे रही है और कांटा है उसके हाथ में कोई, उसको जहां मछली दिखाई दे रही है वहां लगाना चाहिए कि मछली दिख रही है उससे ऊपर लगाना चाहिए, नीचे लगाना चाहिए? तो बताओ राइट आंसर क्या आएगा? तो मैंने क्या बोला था, जैसे बाल्टी का पैदा ऊपर उठा दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना, ऐसे ही मछली होती है लेकिन यहाँ दिखाई देती है। तो बताओ उसको कांटा मछली यहाँ लगाएगा ना, वो यहाँ तो मछली नहीं है, वो तो दिखाई दे रही है उसको, मछली तो कहाँ है? नीचे, वो तो ऊपर उठी दिखाई दे रही है, मछली तो यहाँ पर है। तो बताओ कांटा कहाँ लगाना चाहिए? नीचे लगाना चाहिए। तो यदि आपको कोई मछली दिखाई दे रही है तालाब में, और यदि अपन कांटे से उसको मारना चाहते हैं, कोई मछुआरा है, अपन तो क्या मारे उसको, तो मारना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मछुआरा मारना चाहे तो कांटे को बताओ कहां लगाना चाहिए? जब मछली दिख रही है ना उसके नीचे लगाना चाहिए। तो ये भी आपकी इसकी घटना है, और किसकी घटना है? ये अपवर्तन की घटना है। ये समस्त घटनाएं आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी उपलब्ध है। अब बात ये आती है कि अपवर्तन में एक महत्वपूर्ण बात और है कि अपवर्तन में क्या क्या चीज बदलती है, क्या क्या चीज नहीं बदलती। तो अपवर्तन में परिवर्तित होने वाली राशि, क्या क्या चीज बदलती है अपवर्तन में? परिवर्तित होने वाली राशियां, परिवर्तित होने वाली राशि कौन कौन सी चीजें बदलती है? परिवर्तित होने वाली राशियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी भौतिक राशियां बदलती है? तो देखो अपवर्तन में चूंकि माध्यम बदलता है,
अपवर्तन होगा ही कब, जब माध्यम बदलेगा। तो माध्यम बदलेगा तो बताओ क्या बदलेगी, चाल बदलेगी अपवर्तन में, चाल बदलेगी तरंग दैर्घ्य भी बदलेगी, प्रकाश की चाल बदलेगी, तरंग दैर्घ्य बदलेगी, प्रकाश की तीव्रता बदलेगी, और तीव्रता आयाम से जुड़ी हुई है तो आयाम बदलेगा। ये सब अपवर्तन में बदलती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आता है कि अपवर्तन में क्या चीज बदलती है, चाल, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता, आयाम। लेकिन क्वेश्चन ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट करना चाहूंगा, अपवर्तन में अपरिवर्तित रहने वाली राशि, अपवर्तन में अपरिवर्तित रहने वाली राशि वह कौन सी राशि है जो अपवर्तन में अपरिवर्तित राशि है? तो याद रखना वो है प्रकाश की आवृत्ति। याद रखना आवृत्ति प्रकाश का गुण है, और प्रकाश कभी भी माध्यम बदलने पर भी अपने गुण को नहीं खोएगा। इसलिए अपवर्तन में कौन सी ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है? अपवर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकाश की चाल बदल गई क्योंकि माध्यम बदल गया, तरंग दैर्घ्य बदल गई, तीव्रता बदल गई, आयाम बदल गया, लेकिन क्या नहीं बदलेगी? और वो है आवृत्ति। तो अपवर्तन में अपरिवर्तित, याद भी रहेगा अपरिवर्तित और ऐसे आवृत्ति में भी अपरिवर्तित बोलते ही ए वाला बोल देना। ए वाला क्या है? आवृत्ति। याद रखने का तरीका है थोड़ा सा, अपरिवर्तित में आवृत्ति याद रह जाएगी थोड़ी सी कि क्या चीज नहीं बदलती, आवृत्ति नहीं बदलती। तो ये थी अपवर्तन के अंदर कौन सी राशि परिवर्तित होती है, कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। अब एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं उनके आंसर बताते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी या तो वीडियो को यहां तक देखते नहीं है, क्वेश्चन तक पहुंचते नहीं है, और वो आंसर नहीं बताते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ाई को गंभीरता से लें, और मैं होप करता हूं कि इस बार जो है वो अधिक से अधिक बच्चे जो है उसका आंसर बताएंगे। वहां पर आंसर को आप लिखिएगा। मैं ईच एंड एवरी जो आपका जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो रिप्लाई होता है उसको मैं खुद भी रिप्लाई करता हूं कि भाई ये आंसर सही है या नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा, जब मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा हूं तो आपसे भी मैं आशा करता हूं कि आप भी एक्टिव रहिएगा। क्वेश्चन यहां पर ये है, क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर, किसी माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण पर वायु में प्रकाश के वेग से आपतित होती है, एवं 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाती है, 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाती है, तो अपवर्तित माध्यम में, जिसमें अपवर्तित हुई है, तो अपवर्तित माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? अपवर्तित माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या। यदि प्रकाश की किरण किसी माध्यम के पृथक्कारी पृष्ठ पर 45 डिग्री कोण पर वायु में प्रकाश के वेग से आपतित होती है, मतलब आती है, और 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाती है, तो अपवर्तित माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? हल्का सा मैं इसको हिंट बताऊं, हिंट में एक हल्का सा मैं बताऊं। यहां पर देखो ये पृथक्कारी पृष्ठ है, ये यहां पर अवलंब है, प्रकाश की किरण आ रही है और आने वाला जो कोण है, बताओ कितना कोण है, बोलो 45 डिग्री कोण। और बताओ अपवर्तन कोण कितना है, बोलो 30 डिग्री कोण है। ये 30 डिग्री कोण है अपवर्तन कोण 45। और बताओ ऊपर वाला जो माध्यम है वो वायु में, ऊपर में जो वाला माध्यम है, तो प्रकाश किरण कहां से है? वायु के वेग से चल रही है, इसका मतलब ये वाला माध्यम पक्का है, क्या है? वायु। और इस वाले माध्यम में प्रकाश की चाल या आपको वेग निकालना है, कितना वेग होगा। और आपको हल्का सा मैं बताऊं कि आपने स्नेल का जो नियम पढ़ा था, स्नेल का नियम में फॉर्मूला अपना था sin I बटे sin R बराबर, याद रखो स्नेल का नियम, sin I बटे sin R बराबर नियत बराबर, मैंने बताया था eta21 बराबर eta2 बटे eta1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। तो यहां पर मैंने काम में लूंगा v1 बटे v2। अब बताओ आपके पास I है, I का मतलब आपतन कोण, ये रहा आपतन कोण I बराबर 45, अपवर्तन कोण R बराबर 30, ठीक है। I R हो गया, v1 का मतलब पहले वाले माध्यम क्या है? वायु,
क्योंकि 45 डिग्री कोण पर वायु में प्रकाश के वेग से आपतित हो रही है, तो आने वाली जो वेग है वो वायु के बराबर है। इसका मतलब पहला वाला माध्यम क्या है, वायु है, और दूसरे वाले माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी अर्थात V2 निकालना है। और वायु में प्रकाश की चाल आप जानते हो निर्वात की चाल के बराबर होती है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸। I पता है, R पता है, वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हो, V2 आपको निकालना है। तो स्नेल का जो नियम का बड़ा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसी में से खंड को लेना है। तो ये आपके क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मान को जमा के कैलकुलेट करके इसका आप आंसर बताइएगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।